So, hi everyone, I am Saurabh Thakur. Today we will talk about Russian formalism. मैं आपको बताऊंगा कि रशियन फॉर्मलिज्म क्या है, उसमें कौन कौन से लोग आते हैं, क्या इनका थॉट प्रोसेस है, क्या डिफरेंस है रशियन फॉर्मलिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म में, ठीक है। वो सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, सिमिलैरिटीज भी बताऊंगा, डिफरेंसेस भी बताऊंगा और रशियन फॉर्मलिज्म के सारे आपको थियरिस्ट, फिलोसफर जो कुछ भी है सब इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे रशियन फॉर्मलिज्म का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दैट इट स्टार्टेड इन 1910 टू 1930s, ठीक है जी, ये बात आपने याद रख लेनी है। और न्यू क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ था 1941 में, जो उसकी एक बुक आई थी न्यू क्रिटिसिज्म के नाम से, उससे ये स्टार्ट हुआ था, मतलब कि मिड 20th सेंचुरी में। तो आप ये कह सकते हैं कि रशियन फॉर्मलिज्म जो है वो पहले शुरू हुआ था, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी आप कह सकते हो, समझ सकते हो कि रशियन फॉर्मलिज्म से न्यू क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हुआ था, क्योंकि इनके आइडियाज बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं कह सकते हम, लेकिन मोस्टली सिमिलर थे, ठीक है। तो रशियन फॉर्मलिज्म का आपको मैं पहले बताऊं, इट्स अ स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ठीक है, लिटरेरी थियरी। इसका एक ये स्कूल है, इनके जो थॉट प्रोसेस है, इनके जो नोशंस है, इनके आइडियाज है, वो मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि तीन तरह की इसमें रशियन फॉर्मलिज्म में चीजें आती है। एक आता है ओपोजैज, ओपोजैज, ये स्कूल्स थे, ठीक है। ओपोजैज सबसे पहला आता है, ये है स्टडी सेंटर फॉर स्टडी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज, कुछ इस तरह से इसका नाम है। और इसमें जो राइटर्स आते हैं उनका मैं आपको सबसे पहले नाम बताता हूं। सबसे पहला है विक्टर शेक्लोवस्की, फिर है बोरिस आइकेनबॉम, फिर है व्लादिमीर प्रॉप। ये सारे नाम आपको भाई याद रखने हैं, ठीक है जी। स्पेलिंग बता देता हूं, विक्टर SCHKLOVSKY शेक्लोवस्की, बोरिस आइकेनबॉम EIKHENBAUM आइकेनबॉम, व्लादिमीर प्रॉप PROPP। कई लोगों को मेरी राइटिंग भी शायद समझ ना आए, कर्सिव राइटिंग है, कई कमेंट्स एक दो बार मैंने देखे थे कि राइटिंग आप सुधारो, तो भाई राइटिंग तो मेरी ऐसी ही है, कर्सिव राइटिंग है, सभी के समझ में नहीं आती, जिसके आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगी तो मैं स्पेलिंग आपको साथ साथ बता दूंगा, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपने, और वैसे भी ये आपको बुक में मिल जाएंगे जब आप पढ़ोगे। अब मैं बस ये चाहता हूँ कि आप सारी चीज़ें समझ ले, कौन राइटर किस में है, वो सारी चीज़ें आप समझ ले पहले, ठीक है। व्लादिमीर प्रॉप, फिर इसमें एक आएगा आपका यूरी टाइनानोव, अब इसकी स्पेलिंग्स में थोड़ा सा, इनकी ना स्पेलिंग्स बहुत अजीब सी है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये रशिया के थे, ठीक है। तो यूरी टाइनानोव की स्पेलिंग है TYNIANOV, TYNIANOV, ठीक है जी। टाइनियानोव, ठीक है, यूरी टाइनियानोव। इसकी एक बुक भी है थियरी ऑफ, नहीं इसकी नहीं है, वो इसकी नहीं, इसकी एक और बुक है, उस बुक का नाम है, मैं आपको साथ साथ ही बता देता हूं उसका नाम, थीसिस ऑन लैंग्वेज, ताकि आप यहीं पे याद रख लो, ठीक है। थीसिस ऑन लैंग्वेज, ये बुक आपने याद रख लेनी है, थीसिस ऑन लैंग्वेज। कब आई है ये बुक? 1928 में आई है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने साथ में आपको एक बुक बता दी इसकी, ठीक है, यूरी टाइनियानोव। तो ये जो ओपोजैज स्कूल था, ये वैसे सेंट पीटरबर्ग में था, ठीक है। तो अब एक बात आपने याद रखनी है कि जो रशियन फॉर्मलिज्म है ये रशिया में मूवमेंट चली थी, ठीक है, और जो न्यू क्रिटिसिज्म है वो एक अमेरिकन मूवमेंट है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया, रशियन फॉर्मलिज्म रशिया में और न्यू क्रिटिसिज्म है आपका अमेरिका में, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो इसीलिए जो नाम आपको इतने अजीब अजीब से लग रहे हैं ना, ये रशिया के नाम है सारे, ठीक है। तो इसको आपने याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम मैंने आपको बताया, ठीक है जी। ये तो हो गया आपका ओपोजैज स्कूल सेंट पीटर्सबर्ग में जो था। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट स्कूल की बात करेंगे। नेक्स्ट था हमारा MLC, एक है उसके बाद PLC। अब ये MLC क्या है? MLC ये है मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल, मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल, ये भी रशियन फॉर्मलिज्म का ही एक स्कूल था, MLC, जो कि मॉस्को में था, ठीक है, मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल। अब इसमें कौन आते हैं? सबसे पहले आता है हमारा रोमा जैकोब्सन, ठीक है जी।
रोमा जेकोब्सन हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे तो क्या मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हो। मैं और वीडियो बनाऊंगा, मैं एक वीडियो रोमा जेकोब्सन पे बनाऊंगा, इसके सारे वर्क्स बताऊंगा, इसके सारे कंसेप्ट्स बताऊंगा, उस वीडियो में एक वीडियो बनाऊंगा इस पे, एक बनाऊंगा मैं मिखाइल बाख्स्टेन पे, ठीक है। बाकी जितने भी राइटर्स मैं आपको बता रहा हूं उन राइटर्स के नाम आप याद रख लेना, ठीक है। अगर उसके साथ साथ मैं एक एक दो वर्क्स भी बता रहा हूं वो भी याद रख लेना, ठीक है। तो रोमा जेकोब्सन मैंने आपको बता दिया एमएलसी में है ये। फिर है बोरिस तोमाशेवस्काया, बोरिस तोमाशेवस्काया, ठीक है जी। बस आपने याद रखना कि ये तमाशा दिखाता था, ठीक है, तमाशा, तोमाशेवस्काया, बोरिस। तो बोरिस एकेनबॉम मैंने आपको बताया था ओपो जैज में है, और ये बोरिस तोमाशेवस्काया जो तमाशा दिखा रहा है ये एमएलसी में, ठीक है जी। एमएलसी में ये दो लोग ही आपने याद रखने, रोमा जेकोब्सन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैराडिग्मेटिक, सिंटैग्मेटिक वो थोड़ी बहुत इसने बात की है, और वो मैं इसकी वीडियो में बताऊंगा अलग से। अभी आपने उस चीज पे ध्यान नहीं देना, अभी सिर्फ आप नाम याद रखो इसका, ठीक है, नाम ही काफी है, ठीक है। अब शेक्सपियर कहता है नाम में क्या रखा है, उसी के नीचे उसने अपना नाम भी लिखा था। तो बोरिस तोमाशेवस्काया ये आप याद रख लो, ठीक है, एमएलसी। अब हम अगले स्कूल पे चलते हैं। अगला है हमारा पीएलसी। लो जी, पीएलसी। अब पी से क्या है, पी से है प्राग, PRAGUE, प्राग भी जगह है, ठीक है, प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल, ये होगा आपका पीएलसी। अब पीएलसी में एक सबसे बड़ा नाम है ज़्वेतान तोदोरोव का, TZVETAN, ठीक है जी, ज़्वेतान तोदोरोव, TODOROV, ज़्वेतान तोदोरोव नेरेटोलॉजी वाला बंदा है, ठीक है, नेरेटोलॉजी में आएगा, तो इसमें भी इसका नाम आ रहा है, नाम इसका काफी बड़ा है यहाँ पे, ये बात रख लो। रोमा जेकोब्सन भी इसमें कहीं ना कहीं आता है, ठीक है, रोमा जेकोब्सन पीएलसी में भी आता है, एमएलसी में भी आता है, ठीक है, इतनी सी बात याद रख लो। एक जैन मुकारोवस्की, जैन मुकारोवस्की, देखो स्पेलिंग्स पे इतना फोकस नहीं करना है, आपने आइडिया होना चाहिए आपको कि जैन मुकारोवस्की, थोड़ा इसमें ए यू ऊपर नीचे भी हो जाए वो हमारा कंसर्न नहीं है, ठीक है। बस आपको नाम थोड़ा सा याद होना चाहिए कि कहीं ऑप्शन में आए तो आप उसको पहचान लो, ठीक है। इसमें इतना गहराई में नहीं उतरना है आपको, स्पेलिंग्स में कोई आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं करने वाले हैं वो, बाकी उनका भरोसा नहीं है भाई, कुछ भी कर सकते हैं वो, ठीक है जी। और एक इसमें चेकोस्लोवाकिया का बंदा था रेने वेलिक, ठीक है जी, चेकोस्लोवाकिया का था ये बंदा, ठीक है। और ज़्वेतान तोदोरोव साहब बल्गेरियन फ्रेंच था ये ज़्वेतान तोदोरोव। तो आपने सिर्फ, अभी आप बहुत खज्जल हो रहे होंगे कि यार क्या क्या नाम बता दिए इसने, पता नहीं लग रहा है कुछ, बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। आपको इतनी सी बातें तो याद रखनी पड़ेगी कि रशियन फॉर्मलिज्म में कौन कौन लोग आते हैं, रशियन फॉर्मलिज्म क्या है, उसमें एमएलसी, ओपोजेज, पीएलसी है, उसमें ये लोग आते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि रशियन फॉर्मलिज्म चीज क्या है और इसमें क्या क्या किन किन चीजों पे ये फोकस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि फॉर्मलिज्म क्या है, फॉर्म। अब फॉर्म क्या होती है, ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं, फॉर्म होती है जैसे सिंपल, ठीक है जी। अब ये पता नहीं मैंने क्या बना दिया, चलो जो भी है, एक इंसान की शेप ऐसी होती है, ठीक है। यहां नीचे आप टांगे लगा दो, ठीक है, टांगे लगा दिया आपने, ये ज्यादा चबी बना दिया मैंने, पर चलो ये एक, चलो सिर भी बना देते हैं। अब वो लोग सिर नहीं बनाया, अब गर्दन नहीं बनाई, चलो गर्दन बना देते हैं, ये बना, हमने सिर भी बना दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे बाजुएं नहीं बनाई, बाजुएं भी बना दी, ठीक है जी। अब ये समझ लो आपकी, वैसे तो मेरी ड्राइंग अच्छी है भाई काफी, पर मैंने प्लान नहीं किया था, बन गया बस जैसा भी है। तो मैं अपने मास्टर्स के एग्जाम में मैंने वीडियो जो बनाई है कि कैसे आप गोल्ड मेडल हासिल करें, कैसे टॉप करें मैं इंग्लिश के एग्जाम में, वो भी मैंने एक वीडियो बनाई है, ढूंढना। मैंने उसमें बताया कि मैं ड्राइंग्स बनाया करता था अपने आंसर शीट पे। तो ये जो फॉर्म है, फॉर्म का मतलब है कि ये फॉर्म कैसी है। अब इंसान ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर तो कोई बहुत ही मोटा हो तो शायद ये वाला पार्ट ना हो, उसमें ऐसा हो बिल्कुल, ठीक है। लेकिन एक आम इंसान की शेप ये होती है। कोई सेब है तो उसकी शेप ऐसी होगी, ठीक है, ठीक है। तो ये फॉर्म है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि रशियन फॉर्मलिज्म के जो लोग हैं वो एक टेक्स्ट में, किसी लिटरेरी वर्क में उसकी फॉर्म देखते हैं। फॉर्म यानी स्ट्रक्चर, ठीक है जी, कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। उस स्ट्रक्चर में वो लैंग्वेज की भी बात करेंगे इसमें, क्योंकि रशियन फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म लगभग सेम है। न्यू क्रिटिसिज्म वाले लोग क्या बोलते हैं कि लैंग्वेज ही सब कुछ है,
टेक्स्ट में ही सब कुछ है, कोई कंटेक्स्ट नहीं हमें देखना, कोई हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से हमें मतलब नहीं है, कोई कल्चरल कंटेक्स्ट से हमें मतलब नहीं है, कोई पॉलिटिकल कंटेक्स्ट से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ टेक्स्ट से, कंटेंट से, कि क्या लिखा है टेक्स्ट में, हमने उसी हिसाब से उसको एनालाइज करना है। अब रशियन फॉर्मलिज्म भी यही बोलता है कि एक सिस्टमेटिक मेथड जो है, सिस्टमेटिक मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ लिटरेरी वर्क इज रशियन फॉर्मलिज्म। इनका ये एक सोच थी कि जो एक वर्क है, लिटरेरी वर्क है, उसकी क्या फॉर्म है, उसमें क्या स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है, ठीक है, उसमें क्या राइम है, क्या रिदम है, ठीक है, क्या उसमें मीटर है, ठीक है, लिटरेरी डिवाइसेस की स्टडी, न्यू क्रिटिसिज्म में भी यही होगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा कि क्या है। फिलहाल आप ये समझ लो कि इनके हिसाब से एक जो टेक्स्ट होता है वो सेल्फ कंटेन्ड होता है, सेल्फ रेफरेंशियल होता है, मतलब कि उसमें खुद में ही सब कुछ है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं बाहर जाने की, उसमें खुद में ही सब कुछ है, उसमें टेक्स्ट में ही सब कुछ है, उसमें कंटेंट में ही सब कुछ है, ठीक है। ये तो हो गया, मैंने आपको फॉर्मलिज्म समझा दिया। फॉर्मलिज्म यही है कि फॉर्म, स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, तो वो चीज। तो रशियन तो बस कंट्री का नाम लग गया आगे, ठीक है। न्यू क्रिटिसिज्म भी अमेरिकन मूवमेंट है, आइडियाज उनके भी ऐसे ही है। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा फर्क बताता हूं। एक फर्क तो यह है कि वो अमेरिकन है, ये रशियन है, ठीक है। दूसरा फर्क, एक बड़ा फर्क यह है कि जो रशियन फॉर्मलिज्म वाले लोग हैं वो कहते हैं कि फॉर्म जो है उस पे उनका ज्यादा फोकस रहता है, फॉर्म पे, ठीक है। अब जो न्यू क्रिटिसिज्म वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं कि फॉर्म तो है ही है, साथ में कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहते हैं कि जहां फॉर्म है वहां कंटेंट भी है, ठीक है, कि फॉर्म और कंटेंट दोनों बराबरी के इंपॉर्टेंट है एक टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए। लेकिन रशियन फॉर्मलिज्म वाले जो लोग हैं उनका मेन फोकस फॉर्म पर रहता है, कंटेंट को वो इतना जरूरी नहीं मानते, ठीक है। फॉर्म मतलब कि स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें फॉलो की गई है, उसका मोड क्या है, उसमें रिदम क्या है, उसमें मीटर क्या है, वो सारा फॉर्म, ठीक है। लेकिन ये कंटेंट पे भी फोकस करते हैं कि कंटेंट कैसा है, उसने जो लिखा है उसका क्या मतलब है, वो राइटर के बारे में क्या बताता है। हमें राइटर के बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं है अगर हम उसका वर्क पढ़ ले तो, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिफरेंस बताया रशियन फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म में। अब मैं आपको 3 तरह के फॉर्मलिज्म बताता हूं, ठीक है। सबसे पहला है मैकेनिकल फॉर्मलिज्म, ठीक है जी। फिर है आपका ऑर्गेनिक फॉर्मलिज्म, फिर है आपका लिंग्विस्टिक फॉर्मलिज्म। ये 3 चीजें मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं। मैकेनिकल मतलब मशीन, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं कि मैकेनिकल फॉर्मलिज्म क्या चीज है, इसका मतलब है कि जो एक लिटरेरी वर्क है वो एक मशीन की तरह है, ठीक है। उस मशीन में आप कच्चा माल डालते हो, मतलब कि अपने थॉट्स डालते हो, कच्चा माल डालते हो और उससे कुछ आप ऐसा बाहर निकालते हो जो कि आपका पर्पस फुलफिल करे। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई वर्क लिख रहा हूं, मेरा पर्पस है कि मुझे बीजेपी गवर्नमेंट की बुराई करनी है या फिर कांग्रेस गवर्नमेंट की बुराई करनी है, ठीक है। तो मैं उसको, जो मेरा लिटरेरी वर्क है, उसको एक मशीन बनाऊंगा, उसमें अपना थॉट्स डालूंगा, उनको तैयार करूंगा एक बुक के तौर पे जिसको लोग पढ़े और मेरा पर्पस फुलफिल हो, ठीक है। तो मैकेनिकल फॉर्मलिज्म तो वो है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक फॉर्मलिज्म क्या है? ऑर्गेनिक है बिल्कुल नेचुरल, कि जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो जिस जीन से बिलोंग करता है उसमें जो कुछ फीचर्स होते हैं वो बाकी ऑर्गेनिजम्स जो सेम जीन के होंगे उससे कहीं ना कहीं वो मेल खाएंगे, मतलब कि उससे कहीं ना कहीं वो सिमिलर होंगे, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक का मतलब है कि इसका मतलब यह है कि अगर कोई लिटरेरी वर्क है, अगर कोई पर्टिकुलर जॉनर से है वो, ठीक है, तो उसके उसी जॉनर में जो और लिटरेरी वर्क्स लिखे जाएंगे उन वर्क्स में और उस वर्क में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिक होगा, नेचुरल होगा, वो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो होगा ही होगा, ठीक है। अब जो लिंग्विस्टिक फॉर्मलिज्म है, लिंग्विस्टिक फॉर्मलिज्म लगभग मैकेनिकल फॉर्मलिज्म से रिलेटेड है। अब ऑर्गेनिक में व्लादिमीर प्रॉप का एक वर्क आता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फोक टेल, ठीक है, मैं लिख देता हूं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फोक टेल, ठीक है, 1928 में आया है ये। तो ये आप कह सकते हो कि ऑर्गेनिक फॉर्मलिज्म का एक एग्जांपल है, ठीक है। अब जो मैकेनिकल फॉर्मलिज्म में है, रोमा जेकब्सन इसमें आता है, क्योंकि वो बिल्कुल मैकेनिकल चीजों की बात करेगा। मैं समझाऊंगा उसकी वीडियो में वो क्या क्या बात करेगा, वो जरूर देखना इसके बाद,
कल या परसों जब भी मैं अपलोड करूंगा। और लिंग्विस्टिक फॉर्मलिज्म भी, अब लिंग्विस्टिक फॉर्मलिज्म में दो चीजों की इन्होंने बात की है, एक है प्रैक्टिकल लैंग्वेज, एक है पोएटिक लैंग्वेज। इन दो चीजों की ये बात करते हैं। प्रैक्टिकल लैंग्वेज तो है जो मैं आपसे कर रहा हूं, ठीक है, एक नॉर्मल सी बात, ठीक है, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, बिल्कुल कोलोकियल लैंग्वेज। एक हो गई पोएटिक लैंग्वेज जो बिल्कुल अलग होती है। अब यहां से मुझे एक कंसेप्ट याद आता है, डीफैमिलियराइजेशन। डीफैमिलियराइजेशन एक मुझे यहां पे आ रहा है याद, किसका कंसेप्ट है ये, विक्टर शेक्लोस्की की। देखो विक्टर शेक्लोस्की में मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसका एक ही मेन कंसेप्ट है डीफैमिलियराइजेशन, आर्ट एज डिवाइस, कुछ ऐसा वर्क है, उसमें इसने लिखा है। इसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जिसको सर्च करना हो सिंपल लिखो डीफैमिलियराइजेशन, आगे दाना मल्टीटास्कर लिख लो, अपने आप वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो डीफैमिलियराइजेशन का मतलब है कि वो सारी चीजें जो हमें पता है, हमारे लिए फैमिलियर है, एक पोएट क्या करता है, उन सारी चीजों को डीफैमिलियराइज कर देता, मतलब कि इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि वो लगता है कि बिल्कुल नया है, ठीक है। अब प्यार सभी करते हैं अपनी महबूबा को, लेकिन वो प्यार इस तरह से दिखाएगा, ऐसी ऐसी चीजों से कंपेयर कर लेगा, जैसे जॉन डन करता था, ऐसी ऐसी चीजों से कंपेयर कर लेगा, हमें लगेगा हाँ यार इसमें तो कुछ तो अलग है, इसमें कुछ तो बात है, ठीक है। तो वो फैमिलियर चीजों को डीफैमिलियराइज करके हमें दिखाता है, उसमें तरह तरह के लिटरेरी डिवाइसेस वो यूज करेगा, तो वो हमारे लिए डीफैमिलियर हो जाएगा, ठीक है। तो वो है डीफैमिलियराइजेशन। वो वीडियो देख लेना मेरी, उसमें मैंने कुछ ऐसा ही बताया, उस टाइम काफी सालों पहले की वीडियो है वो, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल लैंग्वेज और पोएटिक लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक मतलब कि लैंग्वेज से थोड़ा रिलेटेड होगा, और मैकेनिकल और ये लगभग थोड़ा बहुत इसमें सिमिलैरिटीज है, ऑर्गेनिक मैंने आपको बता दिया क्या है, ठीक है जी। तो अब मैं समझता हूं कि मैंने आपको सभी लोगों के नाम भी बता दिए हैं, और रशियन फॉर्मलिज्म अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसने ना स्ट्रक्चरलिज्म को भी थोड़ा इन्फ्लुएंस किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फॉर्म की बात करता है, और फॉर्म का मतलब है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चरलिज्म तो लगभग 1950s के बाद आया है ना, और उससे पहले न्यू क्रिटिसिज्म 1940s से आया है, और उससे पहले रशियन फॉर्मलिज्म 1910 से चला है 30s तक, 40 तक, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप चलती है, इसमें थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। तो मैंने लगभग आपको सब कुछ ही बता दिया है ना, तो ये सारे नाम आपने याद रख लेने हैं, और अगली वीडियो जरूर देखना, रोमा जैकबसन पे जो मैं बनाऊंगा और रशियन फॉर्मलिज्म पे बनाऊंगा। अगर आपको ठीक लगता है लेक्चर, तो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दाना मल्टीटास्कर, वहां पे नाम है, और वहां पे आप देख सकते हो कि असलियत में मल्टीटास्किंग होती क्या है। बहुत मजेदार वीडियोस डालते रहता है ना, मजा आएगा आपको। चलो ठीक है, तब तक के लिए एंजॉय करो, है ना। और इसको अगर ये समझ ना आए वीडियो एक बार में, अगर आपको लगे बहुत टफ है, तो एक बार और देख लेना, है ना, बिल्कुल सब कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो जी, तब तक अपनी लाइफ को एंजॉय करो, बाय।